दोस्तों नमस्कार। उम्मीद कर रहा हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे एंड लॉज ऑफ मोशन सीरीज का आज हमारा तीसरा एपिसोड है। लास्ट दो एपिसोड में हम लोग न्यूटन फेस्ट लॉ को समझ चुके हैं और उसी के बेसिस पे हमने इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम को देखा। उसके बाद हमने इनर्शिया को समझा एंड मास को डिफाइन किया कि मास असल में कौन सी प्रॉपर्टी होती है। कुछ एक्सपेरिमेंट हमने परफॉर्म किए एंड आई होप कि आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी डेवलप हो रही है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो न्यूटन फेस्ट लॉ ने हमें क्या बताया? न्यूटन फेस्ट लॉ ने हमें बताया कि अगर हमारे पास कोई बॉडी है, उस बॉडी के ऊपर नेट फोर्स अगर हमारा जीरो हुआ तो उस बॉडी की जो एक्सेलरेशन होगी वो जीरो होगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगी और अगर वो बॉडी मोशन में है तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती रहेगी। ये हमने न्यूटन फेस्ट लॉ से देखा और इसी के बेसिस पे हमने इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम को देखा था। अब अगला सवाल ये उठता है कि सर अगर नेट फोर्स जीरो नहीं हुआ तो ऑब्वियस आंसर क्या है? ऑब्वियस आंसर है कि नेट फोर्स अगर जीरो नहीं है तो फिर एक्सेलरेशन भी जीरो नहीं आएगी, फिर एक्सेलरेशन भी नॉन जीरो आएगी। इसका मतलब ये हुआ कि नेट फोर्स और एक्सेलरेशन के बीच कोई ना कोई रिलेशन है। तो उसी रिलेशन को कैप्चर किया है न्यूटन सेकंड लॉ ने। आज का जो एपिसोड है उसमें हम न्यूटन सेकंड लॉ को ही समझने जा रहे हैं दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ, अब ये क्या कहता है? न्यूटन सेकंड लॉ हमें क्या बताता है? ये कहता है कि सोचिए हमारे पास कोई बॉडी है, आप कैसे भी बॉडी ले सकते हो। उस बॉडी के ऊपर जो नेट फोर्स होगा दैट विल बी इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब यहां पे दो तीन चीजें नहीं देख रहे हो आप। एक तो देख रहे हो एफ नेट, इसको जरा समझते हैं कि एफ नेट क्या है। दूसरा है रेट ऑफ चेंज, ये हमें पता है रेट ऑफ चेंज वो ऑलरेडी हमने मैथमेटिकल फाउंडेशन में पढ़ा है, ये डी बाई डी टी को रिप्रेजेंट करता है। और एक है मोमेंटम, ये मोमेंटम वर्ड नया आ गया है। तो सबसे पहले इस मोमेंटम को ही देखते हैं। मोमेंटम क्या होता है दोस्तों? मोमेंटम जो होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, उसको मैं पी से लिख देता हूं, ठीक है। और वो होता है हमारा मास इंटू वेलोसिटी, मास ऑफ बॉडी इंटू वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। इस टर्म को हम लोग बोलते हैं मोमेंटम। आगे चल के इसके ऊपर हम और डिस्कशन करेंगे, बट फिलहाल के लिए आप बस इतना ध्यान रखिए कि मोमेंटम मेरा ये होता है मास इंटू वेलोसिटी, सिंपल। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहां से अगर मैं लिखना चाहूं न्यूटन सेकंड लॉ को तो बनेगा एफ नेट इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ एम इंटू वी। ये मेरे पास न्यूटन सेकंड लॉ आ जाएगा। अब यहां पे दो क्वांटिटी है, एक मास है और एक वेलोसिटी है। अब अगर मैं इसको अलग अलग करूं तो पहले मैं m का डेरिवेटिव लेता हूं, v को मैं सेम रख देता हूं। सो v dm बाई डी टी, एक टर्म ये होगी, प्लस m dv बाई डी टी। ये बनेगा मेरे पास f नेट। ये है मेरे पास न्यूटन सेकंड लॉ। अब यहां से दो केसेस बनेंगे दोस्तों। एक केस में जरा देखो, ये dm बाई डी टी ये क्या बताता है? ये किस रेट से मास मेरा बदल रहा है। जरूरी तो नहीं है कि जो मेरी बॉडी है उसका मास कांस्टेंट रहे, मास वेरिएबल भी हो सकता है। ऐसी बहुत सारी एप्लीकेशन होती हैं जिसमें मास जो है वो वेरी करता है। कौन सी एप्लीकेशन होती है आगे चल के आप पढ़ोगे भी। बहुत सारे, जैसे रॉकेट को लॉन्च करते हो, आप सोचिए जब आप रॉकेट को लॉन्च करते हो तो उसका जो मास है वो बदलता रहता है, उसका फ्यूल जो है वो बर्न होता है, मास जो है वो टाइम के साथ चेंज होता है। तो उस केस में ये टर्म नॉन जीरो होगी। बहुत सारे ऐसे केस होते हैं जिनमें मास कांस्टेंट रहता है, जैसे कि ज्यादातर आप सिचुएशन अभी तक आप देखोगे और आगे भी देखोगे, उनमें ज्यादातर केसेस में आप जो है मास को आप देखना जनरली हम कांस्टेंट लेके चलते हैं। वेरिएबल मास की सिचुएशन हम ज्यादा नहीं डिस्कस कर रहे हैं, बट इसके ऊपर हम कुछ एक्सपेरिमेंट करेंगे, आप देखिएगा, सो दैट आपको ये भी टर्म समझ आए कि ये क्या चीज होती है, डीएम बाई डी टी कहां से आता है। तो यहां से अगर मैं आगे चलूं तो न्यूटन सेकंड लॉ के अब मैं फर्दर कुछ केसेस बना रहा हूं। तो केस वन क्या है मेरा? केस वन में मैं ये बोल रहा हूं कि m जो है वो मेरा कांस्टेंट है। इसका मतलब मास मेरा कांस्टेंट है। तो यहां से dm बाई dt क्या हो जाएगा दोस्तों? dm बाई dt मेरा क्या हो जाएगा? जीरो। तो उस केस में f नेट जो आएगा, f नेट क्या बनेगा? f नेट मेरा बन जाएगा m dv बाई dt। और dv बाई dt आप जानते हो क्या होता है? वो होता है m इंटू a, मास इंटू एक्सेलरेशन। dv बाई dt आप जानते हो एक्सेलरेशन होती है। तो इसका मतलब एफ नेट इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो ये देखो, अब अगर नेट फोर्स मेरा जीरो हुआ तो एक्सेलरेशन भी मेरी जीरो आएगी, और अगर नेट फोर्स मेरा जीरो नहीं हुआ तो एक्सेलरेशन मेरी नॉन जीरो आएगी। यही तो हमारा न्यूटन फेस्ट लॉ कह रहा था कि अगर किसी बॉडी के ऊपर नेट फोर्स मेरा जीरो है तो उसकी एक्सेलरेशन जीरो होगी। तो आप बोलोगे सर फिर न्यूटन फेस्ट लॉ को हमने अलग से क्यों पढ़ा? न्यूटन फेस्ट लॉ तो न्यूटन सेकंड लॉ में ही
समाया हुआ है। इसको अलग से हमने क्यों पढ़ा? क्योंकि न्यूटन फर्स्ट लॉ हमें इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम को देखने में हेल्प करता है, और जो न्यूटन सेकंड लॉ है ये केवल और केवल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ही अप्लाई होगा। तो सबसे पहले तो आपको यह चेक करना होगा कि कोई पर्टिकुलर फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसमें आप ऑब्जर्व कर रहे हो, जो आपका XYZ कोऑर्डिनेट सिस्टम है, वो इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम है या नहीं है। सबसे पहले तो आपको यही चेक करना होगा। ये लॉ तभी अप्लाई होगा, अदरवाइज ये लॉ अप्लाई ही नहीं होगा। दैट्स वाई न्यूटन फर्स्ट लॉ जो है वो अपने आप में एक इंडिपेंडेंट एंटिटी है, उसको आप अलग से पढ़ना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तो यहां पे मैंने आपको बताया कि जो पहला केस है वो हमें बताता है कि F net इक्वल टू m इंटू ए, जब मास मेरा कांस्टेंट होता है। अब आइए केस नंबर 2। केस नंबर 2 में अगर आप देखेंगे तो केस नंबर 2 में m जो है वो मेरा वेरी करेगा दोस्तों, और अगर m वेरी करेगा तो ये टर्म फिर नॉन जीरो आएगी। उस केस में F net जो होगा वो फिर पूरी टर्म आएंगी उसके अंदर, दोनों की दोनों टर्म आएंगी। तो उस केस में F net जो बनेगा दैट विल बी इक्वल टू v dm by dt। इसको आगे चल के हम इसको आगे चल के हम इसके ऊपर और डिस्कशन करेंगे भाई कि ये v कौन सी होती है। ठीक है, और ये सब हम आगे चल के देखेंगे। तो केस नंबर 2 को अभी हम फर्दर डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, अभी हम हमारा सारा फोकस केस नंबर 1 पे रहेगा, मतलब वो केसेस लेंगे जिनमें मास हमारा क्या रहे, कांस्टेंट रहे, मास ऑफ बॉडी जो है वो कांस्टेंट रहे। ठीक है, तो हमने बताया कि न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है। अब इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करेंगे कि ये कैसे मोमेंटम के साथ जुड़ा हुआ है, उसके एक्सपेरिमेंट देखेंगे हम लोग। बट उससे पहले मैं आपको ये F net के बारे में बताना चाहता हूं कि F net जो है वो क्या चीज होती है। तो ये हमारे पास कोई बॉडी है। अब इस बॉडी के अंदर, इस बॉडी पे दो तरह के फोर्सेस होते हैं दोस्तों। कुछ होते हैं एक्सटर्नल फोर्स जो एक्सटर्नल बाहर से अप्लाई किए गए हैं, ठीक है। कुछ होते हैं एक्सटर्नल फोर्स और कुछ होते हैं इसके इंटरनल फोर्स। इंटरनल फोर्स कौन सा होता है? जो इसके अंदर होते हैं। जैसे अंदर मान लीजिए हमने इसका कोई हिस्सा ले लिया, इस बॉडी के अंदर कोई हिस्सा ले लिया, तो इस हिस्से पे जो इसके सराउंडिंग है, क्योंकि आपने तो बॉडी का छोटा सा हिस्सा लिया है ना, तो उसकी सराउंडिंग में और भी तो रीजन होगा ना। वो रीजन क्या करेगा, इसके ऊपर अपना कुछ फोर्स लगा रहा होगा। उन फोर्सेस को हम क्या बोलते हैं? इंटरनल फोर्स, अंदरूनी फोर्स। ठीक है, इंटरनल फोर्स। जैसे आपकी बॉडी है, मेरी बॉडी है, मेरी बॉडी के अंदर क्या है, कुछ इंटरनल फोर्स काम कर रहे हैं, और जो फोर्स बाहर से हम लोग लगाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल फोर्स बोलते हैं। तो F net का मतलब समझिए। F net का मतलब क्या है? रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस, रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेस, ये हमारा F net होता है। ऑल फोर्सेस का मतलब, कहने का मतलब क्या है, यहां पे दो तरह के फोर्स होंगे, उन सब का रिजल्टेंट। कौन कौन से दो फोर्स होंगे? एक F एक्सटर्नल होगा और एक F इंटरनल होगा। तो इंटरनल फोर्सेस का एंड एक्सटर्नल फोर्सेस का सबका रिजल्टेंट लेना है दोस्तों, F net। अब यहां पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। क्या इंटरेस्टिंग चीज है? कि जो इंटरनल फोर्स होते हैं उन सबका जो रिजल्टेंट होता है दोस्तों वो जीरो होता है। इसका मतलब इंटरनल फोर्स आपस में ही कैंसिल आउट कर देते हैं। अगर इसके ऊपर नेट इंटरनल फोर्स देखोगे किसी भी रीजन पे, वो जीरो आएगा। ठीक है, इंटरनल फोर्स का जो रिजल्टेंट होता है दोस्तों वो आपका जीरो बनेगा। तो अगर आप F net को बोलोगे तो F net जो है, नेट मेरा जो फोर्स है, रिजल्टेंट फोर्स जो है, नेट जो फोर्स है, आप ये कह सकते हो वो है सम ऑफ वेक्टर सम ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस ओनली, एंड दैट विल बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, अगर m मेरा कांस्टेंट है तो। ठीक है, और एक चीज याद रखिएगा, जिस तरफ मेरा रिजल्टेंट फोर्स आएगा, जो रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन होगी वही डायरेक्शन फिर एक्सेलरेशन की भी आएगी, उधर ही बॉडी मेरी एक्सेलरेट करेगी। ये भी आपको ध्यान देना भाई। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो F net इज सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस, वेक्टर सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस, दैट विल बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इंटरनल फोर्सेस का जो सम बनेगा, अगर आप ये देखना चाहो, आप ये भी कह सकते हो कि F net, F इंटरनल, इनका अगर वेक्टर सम करोगे तो दैट विल बी जीरो। इसका मतलब एक्सेलरेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? केवल एक्सटर्नल फोर्स रिस्पॉन्सिबल है। इंटरनल फोर्स आपस में ही कैंसिल आउट कर देते हैं। तो सबसे पहले इसी को समझते हैं कि इंटरनल फोर्स कैसे कैंसिल आउट कर देते हैं। तो वो मैं एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू आपको समझा रहा हूं, जिसमें मैं आपको एक एक्सटर्नल फोर्स का इफेक्ट दिखाऊंगा, और आप देखिएगा कि एक्सटर्नल फोर्स जो है वो एक्सेलरेट करेगा। बट उसी फोर्स को जब मैं इंटरनल फोर्स में कन्वर्ट कर दूंगा तो फिर वो नेट फोर्स जीरो पैदा करेगा। उसकी वजह से नेट एक्सेलरेशन मेरी जीरो आएगी अगर मैं उस फोर्स को इंटरनल फोर्स बना दूंगा। अब आप बोलोगे इंटरनल का कैसे बनाओगे सर किसी भी फोर्स को? सोचे कोई फोर्स है किसी बॉडी के ऊपर, बाहर से लगा रहा हूं। अब अगर वही फोर्स उस बॉडी के अंदर ही लगा दूं मैं, जो चीज उस एक्सटर्नल फोर्स को पैदा कर रही थी, अगर वो चीज उस बॉडी का ही हिस्सा बना दूं मैं,
तो फिर वो जो फोर्स है, जो बॉडी अलग से कोई बॉडी उस पहली वाली बॉडी पे जो फोर्स लगा रही थी, जो एक्सटर्नल फोर्स था, और जो चीज उस एक्सटर्नल फोर्स को लगा रही थी, क्योंकि अब वो बॉडी का ही हिस्सा बन गई है, तो वो जो फोर्स पहले लगा रही थी वो अब इंटरनल फोर्स बन जाएगा। पॉइंट को समझिए, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, हो सकता है आपको समझ ना आया हो। मान लीजिए मेरे पास कोई बॉडी है, उसके ऊपर मैं बाहर से कहीं से फोर्स लगा रहा हूं। अब जो बाहर से फोर्स लग रहा है, अगर वो बॉडी के अंदर लग जाए, सेम बॉडी का ही हिस्सा होते हुए, और फिर से मैं वही फोर्स लगाऊं, तो वो फोर्स अब इंटरनल फोर्स की तरह काम करेगा। अब आप एक्सपेरिमेंट देखोगे तो ज्यादा बेहतर समझ आएगा आपको, ठीक है। तो चलिए पहले इसके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं और इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्स को समझते हैं, और उसके बाद वापस बोर्ड पे आते हैं, और उसके बाद फिर हम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो चलिए पहले एक्सपेरिमेंट सेटअप में आपसे मुलाकात करते हैं और उसके बाद वापस बोर्ड पे आते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं, एक्सटर्नल एंड इंटरनल फोर्सेस को समझते हैं कि क्या होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा सेटअप समझा देता हूं कि किस तरह का सेटअप है। हमारे यहाँ 2 कैमरे लगे हुए हैं, एक कैमरे में आप मुझे देख रहे हो और एक कैमरा यहाँ पे फिक्स्ड है मेरे सामने, और ये जो कैमरा है ये टॉप व्यू को दिखाएगा। किस चीज के टॉप व्यू को दिखाएगा? जो भी हम एक्सपेरिमेंट करेंगे टेबल पे, उसके टॉप व्यू को दिखाएगा, ठीक है। तो मेरे हाथ में ये एक आयरन ब्लॉक देख रहे हो, मैं इस आयरन ब्लॉक से फोर्स क्रिएट करूंगा, फोर्स लगाऊंगा। किसके ऊपर फोर्स लगाऊंगा? आप देखिए, एक कार जो है, इस कार के ऊपर एक इलेक्ट्रोमैग्नेट रखा हुआ है, तो इस इलेक्ट्रोमैग्नेट के ऊपर, इस इलेक्ट्रोमैग्नेट को एक्टिवेट करेंगे, इससे इसके अंदर एक मैग्नेट बनेगी, नॉर्थ पोल साउथ पोल बनेंगे, और सामने मैं आयरन को रखूंगा, तो आयरन को सामने लाने से फोर्स आएगा, और फोर्स जो है वो इस कार को खींचेगा। तो मैं आपको बता भी देता हूं कि कैसे मैं रखने जा रहा हूं। यहां पे मैं इस ब्लॉक को पकड़ने वाला हूं ऐसे, तो ये इसका हिस्सा नहीं है कार का, ध्यान रखिएगा। तो ये आयरन जो है, यहाँ पे जो भी पोल बनेगा नॉर्थ या साउथ, उसको खींचेगा, और मैं जैसे जैसे खींचेगा मैं इसको आगे की तरफ लेके जाऊंगा आयरन को, तो कार जो है ना साथ साथ इसके खींचती चली जाएगी। इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा, और ये जो फोर्स है ये एक्सटर्नल फोर्स की तरह रहेगा दोस्तों, ये एक्सटर्नल फोर्स की तरह काम करेगा, ठीक है। और एक बार हम क्या करने वाले हैं, एक बार हम इसको फिक्स करेंगे कार के ऊपर, और फिर से देखते हैं कि चीज़ें कैसे काम करती हैं। तो चलिए इसको ज़रा परफॉर्म करके देखते हैं एक बार। तो सबसे पहले मैं इलेक्ट्रोमैग्नेट को एक्टिवेट कर देता हूँ। यहाँ पे मेरे पास डीसी सप्लाई है जो इलेक्ट्रोमैग्नेट को एक्टिवेट करेगी। ये वायरिंग आप देख पा रहे होंगे, अलग से हमने वायर भी लगा रखा है, ठीक है। और ये इसका प्लेटफॉर्म है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। एंड सबसे पहले मैं इलेक्ट्रोमैग्नेट को एक्टिवेट कर देता हूँ। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट मेरी एक्टिवेट हो गई, आप देख भी पा रहे होंगे, वोल्टेज मेरे ऑलमोस्ट 24 वोल्ट के अराउंड इस पे सप्लाई गई है। अब मैं जरा इस आयरन ब्लॉक को मैं जरा इसके सामने जरा रखता हूँ। तो जरा देखिए दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे कि ये फोर्स लग रहा है, और फोर्स से मेरी कार जो है वो एक्सेलरेट हो रही थी, ठीक है। और ये इतना स्ट्रॉन्ग है कि मुझे इसको बंद करना पड़ेगा इसको खोलने के लिए, ठीक है। एक बार दोबारा से देख लीजिए इसी चीज़ को। तो यहाँ पे मेरी कार थी, ठीक है, एंड मैं इसको एक्टिवेट कर रहा हूँ। फिर से इलेक्ट्रोमैग्नेट मेरी एक्टिवेट हो गई है। अब मैं सामने लगा रहा हूँ, और मैं थोड़ा दूर रख रहा हूँ, और ये अटैच नहीं कर रहा हूँ इस कार के साथ, ध्यान रखिएगा, ऊपर हवा में है ये। और आपने देखा कि जो आयरन है वो मेरा अट्रैक्ट हो रहा है, और ये कार जो है वो आगे की तरफ जा रही है, ठीक है। तो ये कौन सा फोर्स था? ये था एक्सटर्नल फोर्स। अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम इसको अटैच करेंगे इसके साथ, जो आयरन ब्लॉक है इसको इसके ऊपर फिक्स करेंगे, और इसके बिल्कुल पास में फिक्स करेंगे। आप देखना, इतना पास में फिक्स करेंगे। इवन जब मैं इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर रहा था तो ये इससे भी थोड़ा दूर ही था, उसके भी थोड़ा नजदीक कर रहा हूं, सो दैट ये स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन इनके बीच रहे। लेकिन इस बार मैं इसको फिक्स कर रहा हूं यहाँ पे, और जब मैं इसको फिक्स करूंगा फिर देखते हैं कि ये अट्रैक्ट हो पाता है कि नहीं हो पाता। जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेट को एक्टिवेट करेंगे तब देखते हैं कार आगे की तरफ मूव करेगी कि नहीं करेगी, ठीक है। तो उसको जरा समझते हैं और इसको पहले फिक्स करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हमने क्या किया है, अब आप देख सकते होंगे कि आयरन वाला जो ब्लॉक था वो हमने यहाँ पे फिक्स कर दिया है, हमने इसको चिपका दिया है यहाँ पे, और अब हम फिर से इसको एक्टिवेट करने जा रहे हैं। लेकिन इस बार ध्यान रखिएगा, ये इसका हिस्सा बन गया है, इसको हमने फिक्स कर दिया है कार्ड के साथ। तो ये आयरन ब्लॉक इस बार कार्ड का हिस्सा है, कार का हिस्सा है, और इलेक्ट्रोमैग्नेट भी कार का हिस्सा है। अब इनके बीच जो फोर्सेस होंगे वो इंटरनल फोर्सेस बन जाएंगे। पिछली बार ये अलग था, अब इंटरनल फोर्सेस हैं। अब मैं इसको एक्टिवेट करूंगा और देखते हैं कि कार जो है वो मूव करती है कि नहीं करती है, ठीक है। तो मैं इसको एक्टिवेट कर रहा हूं। आई होप सब लोग रेडी होंगे। तो आप देखिए, मैंने कार को इसको एक्टिवेट किया, और आप देख सकते हो कि वोल्टेज जो है वो भी अभी उतनी ही वोल्टेज है, और ये जो है ये एक्टिवेटेड है, लेकिन ये कार आगे नहीं मूव कर रही है। क्यों नहीं मूव कर रही है अब आगे? ये तो इसको तो आगे हमेशा मूव करते रहना चाहिए था, लेकिन ये आगे नहीं मूव कर रही है।
इसका कारण है कि अब जो ये फोर्स है इनके बीच, ये इंटरनल फोर्स बन गया है। मतलब देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है ये इस आयरन को इधर की तरफ खींच रही है, और आयरन जो है वो इसके साथ फिक्स्ड है, कार के साथ फिक्स्ड है। इसका मतलब कार को भी ये पीछे की तरफ खींच रहा होगा आयरन, क्योंकि आयरन कार के साथ फिक्स्ड है और इलेक्ट्रोमैग्नेट इस आयरन को पीछे की तरफ खींच रही है, तो इसका मतलब कार को पीछे की तरफ खींच रहा है ये। आयरन के साथ कार भी पीछे खींच रही है, और आयरन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेट को आगे की तरफ खींच रहा है, और इलेक्ट्रोमैग्नेट भी कार पे फिक्स है, तो कार आगे की तरफ खींच रही है। तो सेम फोर्स से कार आगे खींच रही है, सेम फोर्स से कार पीछे खींच रही है, तो अल्टीमेटली क्या होगा, कार मूव नहीं करेगी। अब यहाँ पे इंटरनल फोर्स जो है वो कैंसिल आउट कर जाते हैं। आई होप आपको समझ आया कि इंटरनल फोर्स जो है वो कैसे नेट फोर्स में पार्टिसिपेट नहीं करते, एक्सटर्नल फोर्स जो है वो नेट फोर्स में पार्टिसिपेट करते हैं। पिछली बार इसको मैंने एक्सटर्नल फोर्स बना रखा था क्योंकि वो कार का हिस्सा नहीं थी ये ब्लॉक, ठीक है। आई होप यहां से आपको एक्सपेरिमेंट समझ आया। वापस बोर्ड पे चलते हैं और फर्दर एनालिसिस करते हैं, मिलते हैं बोर्ड पे। तो दोस्तों आपने एक्सपेरिमेंट देखा, और उस एक्सपेरिमेंट में आपने देखा कि जो हमारी कार थी उसको पहले हम मैग्नेट से खींच रहे थे, तो वो एक्सटर्नल फोर्स था, क्योंकि बाहर से हम मैग्नेट लगा रहे थे, बाहर से आयरन ब्लॉक लगा रहे थे, और कार के ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेट थी हमारी, तो उससे अट्रैक्ट हो रहा था आयरन की तरफ, और एक फोर्स लग रहा था कार के ऊपर, और उससे एक्सेलरेट कर रही थी, एक्सेलेशन आ रही थी, ठीक है। हमारे पास एक्सेलेशन आ रही थी, हमारे पास एक्सटर्नल फोर्स हमने लगा रखा था उसके ऊपर। फिर हमने क्या किया, हमने उस आयरन ब्लॉक को कार का हिस्सा ही बना दिया, उसका हिस्सा ही बना दिया, उस बॉडी का, कार को हम बॉडी की तरह ट्रीट कर सकते हैं, उसी का हिस्सा बना दिया। तो अब जो आयरन के ऊपर फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेट से, वो फोर्स स्टिल प्रेजेंट है, बट वो अब इंटरनल फोर्स बन चुका है। उस वजह से अब जो कार है वो मूव नहीं करेगी, क्योंकि सम ऑफ इंटरनल फोर्स जीरो हो जाएगा। जितना फोर्स आयरन को वो खींच रही है मैग्नेट, उतना ही फोर्स है वो भी खींच रही है, बट दोनों ही एक ही कार्ट पे हैं, एक ही कार पे हैं। तो जब वो आयरन ब्लॉक इधर खींचेगा तो कार भी इधर खींचेगी, और जब इलेक्ट्रोमैग्नेट इधर खींचेगा तो कार भी उधर खींचेगी, तो नेट फोर्स उनका जीरो हो जाएगा दोस्तों। इसलिए इंटरनल फोर्स का जो सम होता है वो जीरो होता है। एक्सेलरेशन में केवल कौन पार्टिसिपेट करता है, एक्सटर्नल फोर्सेस पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे अब वापस इस डेफिनेशन पे आते हैं। जो एफ नेट होता है, जो नेट फोर्स हमारा होगा, ऑब्वियसली ये जो एफ नेट है ये सम ऑफ एक्सटर्नल फोर्स आप कह सकते हो, वेक्टर सम ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, तो ये होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। और मोमेंटम क्या होता है, m इंटू वी। किस रेट से आपका मास इंटू वेलोसिटी चेंज हो रहा है वो बताएगा एफ नेट को। अब चलिए इसके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो एक्सपेरिमेंट में हम पहले सेटअप को समझेंगे और उसके बाद इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करके देखते हैं, और उससे देखते हैं कि ये रिलेशन हमें क्या कहने की कोशिश कर रही है, और चेंज इन मोमेंटम के साथ जो रिजल्टेंट फोर्स है वो कैसे कनेक्टेड है, तो उसको जरा देखते हैं। तो मिलते हैं एक्सपेरिमेंट सेटअप में और फिर इसको परफॉर्म करते हैं और वापस बोर्ड पे आते हैं। तो चलिए दोस्तों, सेटअप हमारे पास रेडी है। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा सेटअप समझा देता हूँ कि किस तरह का सेटअप है, और उसके बाद इसको हम परफॉर्म करते हैं। तो मेरे पास एक पिंग पोंग बॉल है और एक कार्डबोर्ड है। तो पिंग पोंग बॉल जो है उसका मास जो है बिल्कुल ही कम है, 0.5 ग्राम्स होगा, और उससे भी कम होगा, ठीक है। और अगर आप इस कार्डबोर्ड को देखें तो मैं जैसे ही इस पे इसको छोड़ रहा हूँ, ये इस पे हिट कर रही है, और यहाँ पे कुछ फोर्स लगा रही है। जो इसके ऊपर फोर्स लगेगा वो होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ, कितना फास्ट इसका मोमेंटम बदल रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखें, इंपैक्ट से जस्ट पहले इसके पास कुछ वेलोसिटी थी, और इंपैक्ट के जस्ट बाद इसकी वेलोसिटी बहुत ही कम हो गई। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे जो मोमेंटम में जो बदलाव है वो हो रहा है, mv इंपैक्ट से जस्ट पहले अलग था, और mv मास इनटू वेलोसिटी जो है इंपैक्ट के जस्ट बाद अलग थी। तो ऑब्वियसली इसने कुछ फोर्स लगाया होगा इस कार्डबोर्ड के ऊपर, जैसे इंपैक्ट हुआ इसने कुछ फोर्स लगाया होगा, एंड दैट फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ये हमने पढ़ा है। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, ये थोड़ा सा हमें समझ नहीं आ रहा, मतलब इतना अफेक्ट हम फील कर नहीं पा रहे हैं, उस चीज के इफेक्ट को देख नहीं पा रहे हैं कि ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है ये खतरनाक भी हो सकता है, और ये जो बॉल है ये आपके लिए बड़ी डेंजरस हो सकती है। कब, अगर मैं सोचिए इसका जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है उसका मैग्नीट्यूड को बढ़ा दूं, तो ऑब्वियसली फिर फोर्स भी बढ़ जाएगा जो इसके ऊपर लगेगा। आप बोलोगे सर वो कैसे बढ़ाओगे, इसको अगर मैं तेजी से इंपैक्ट करूंगा, अगर इसको मैं तेजी से मारूंगा तो क्या होगा, तो जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है वो ज्यादा होगा यहाँ पे, क्योंकि जब ये इंपैक्ट हो रहा है उस टाइम वेलोसिटी इसकी ज्यादा है, ठीक है, वेलोसिटी उसकी ज्यादा है, और जैसे इंपैक्ट हो रहा है वेलोसिटी उसकी बहुत ही ज्यादा कम हो रही है, तो मोमेंटम में बदलाव आ रहा है, और वो मोमेंटम में बदलाव इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है। बट स्टिल मैं कितना भी तेज मार लूं इसको, ये कार्डबोर्ड डैमेज नहीं होगा, इवन कितने भी तेजी से मार लो आप इसको, कार्डबोर्ड डैमेज नहीं होगा, ठीक है। तो उसके लिए हमने एक काम किया है, हम चाह रहे हैं कि इसका मोमेंटम बहुत ज्यादा हाई हो जाए, इतना हाई कि कार्डबोर्ड को तोड़ दे।
देखते हैं कि क्या इतना फोर्स जनरेट कर सकते हैं हम चेंज इन मोमेंटम करके, और न्यूटन्स लॉ को यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं क्या। तो उसके लिए मेरे पास एक वैक्यूम गन है, ठीक है। ये जो वैक्यूम गन है इसके अंदर हमने एक पिंग पोंग बॉल को डाला हुआ है, और हम क्या करेंगे, इसके अंदर वैक्यूम बनाएंगे। पहले वैक्यूम पंप है, आप देख सकते होंगे वैक्यूम पंप को। तो वैक्यूम पंप से इसके अंदर वैक्यूम बनाएंगे, और इसको हमने दोनों तरफ से एक कागज से बंद किया हुआ है, कागज के टुकड़े लगा के बंद किया हुआ है। वो इसलिए बिकॉज हम चाह रहे हैं कि इसके अंदर अच्छे से प्रॉपर वैक्यूम बने, और जब वैक्यूम बन जाएगा तो हम एक तरफ से कागज को फाड़ेंगे, तो जैसे ही कागज फटेगा एयर इसके अंदर तेजी से जाएगी, और वो एयर इस पिंग पोंग बॉल को अपने साथ लेके जाएगी बाहर, और जैसे पिंग पोंग बॉल इससे निकलेगी आगे वाले कागज से, उसकी वेलोसिटी बहुत ही ज्यादा हाई होगी, इतनी हाई कि इसका मास इनटू वेलोसिटी अगर आप देखोगे तो वो बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट का होगा। और जैसे वो आगे कार्डबोर्ड से टकराएगा, हमने यहाँ पे कार्डबोर्ड लगा रखा है, जैसे इस कार्डबोर्ड से टकराएगा इतना ज्यादा फोर्स यहां पे पैदा करेगा कि हो सकता है कार्डबोर्ड डैमेज हो जाए। चलिए जरा चेक करके देखते हैं। हमने एक और कैमरा भी लगाया हुआ है, जो ये कैमरा है ये आपके टॉप व्यू को दिखाएगा, ठीक है। ये कैमरा आपके टॉप व्यू को दिखाएगा, तो वो हम इंपैक्ट को देखने के लिए हम इस कैमरे की फीड को भी लेंगे। तो चलिए दोस्तों इसको जरा परफॉर्म करते हैं एंड चेक करते हैं कि क्या हम इतना रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम पैदा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इस एक्सपेरिमेंट को हेल्प करने के लिए सुनील जी जो है वैक्यूम पंप को ऑन करेंगे। तो चलिए इसको परफॉर्म करते हैं। एंड मेरे पास ये स्क्रू ड्राइवर है जिससे मैं इसको फाड़ने की कोशिश करूंगा जब मेरा वैक्यूम अच्छा खासा बन जाएगा। तो चलिए दोस्तों कमल जी मेरी इसमें हेल्प करेंगे कि ये यहाँ पे इसको पकड़ेंगे नीचे जिस पे हमने इसको कनेक्ट किया हुआ है, एंड सुनील जी जो है वो वैक्यूम पंप को ऑन ऑफ करेंगे। तो सुनील जी ऑन द काउंट ऑफ 3 आपको ऑन करना है, एंड उसके बाद मैं इसको फोड़ दूंगा, ठीक है। तो और आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कमल जी कि आपको थोड़ा उल्टी डायरेक्शन में अपने चेहरे को रखना है, ठीक है, सो दैट आप सेफ रहो। तो चलिए इसको परफॉर्म करते हैं, ठीक है सुनील जी। चलिए तो आप सब लोग रेडी हो। तो फोड़ने के लिए मैं स्क्रू ड्राइवर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो ऑन द काउंट ऑफ 3 आपको स्टार्ट करना है सुनील जी, ठीक है। एंड आप रेडी हैं जी? 1 2 3। तो चलिए मैं 1 2 3 काउंट करूंगा सुनील, एंड उसके बाद आप इसको स्टार्ट कीजिएगा। 1 2 एंड 3। तो देखिए दोस्तों यहां पे आप जो है डैमेज को देख सकते हो, इसको तोड़ दिया है, ठीक है, इसको तोड़ दिया गया है, और इतना ज्यादा इंपैक्ट था, इतना तेजी से इंपैक्ट था कि ये टूट गए, ठीक है। और यही हम लोग एक्सपेक्ट भी कर रहे थे। तो दोस्तों आपने न्यूटन सेकंड लॉ के ऊपर एक्सपेरिमेंट देखा, एंड हमने इसको 2 ट्रायल दिए। इसके पहले ट्रायल में हमारा ये आर पार हो गया था, इतना ज़्यादा पिंग पोंग बॉल इतनी फास्ट स्पीड से टकराई, और उसका जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम था वो इतना ज़्यादा था कि उससे जो फोर्स क्रिएट हुआ उस फोर्स ने इसको कार्डबोर्ड को तोड़ दिया। दूसरे केस में भी कार्डबोर्ड टूटा है, आप अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे ये टूटा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे भी इम्पैक्ट थोड़ा तेज था, ठीक है, तो यहाँ पे भी टूटा है, बट वो इतना फास्ट नहीं था, इतना ज़्यादा तेज नहीं था कार्डबोर्ड जैसा कि इस केस में आपने देखा। वो इसलिए नहीं था बिकॉज वैक्यूम जो है वो प्रॉपर बन नहीं पाया था। वैक्यूम जो है उससे पहले ही हमने उसको फायर कर दिया। तो उस केस में जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम था वो ट्रायल नंबर 2 में थोड़ा कम था, बट ट्रायल नंबर 1 में काफ़ी ज़्यादा था। आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा आपको एक और बात बता दूं। कई बार मैं चेंज ऑफ मोमेंटम बोल देता हूं, तो चेंज ऑफ मोमेंटम नहीं है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की बात हो रही है। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है? वो होता है चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाय चेंज इन टाइम, ठीक है, वो फोर्स होता है, ध्यान रखिएगा, चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। तो अगर मैं एफ नेट को लिखूं तो एफ नेट विल बी इक्वल टू, जो मेरा बनेगा वो आएगा चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। तो अगर आप ध्यान से देखें तो पहले ट्रायल में या दूसरे ट्रायल में जो इनिशियल मोमेंटम था, इनिशियल जो मोमेंटम था वो था m इंटू वी आई, इनिशियल वेलोसिटी, और जो फाइनल मोमेंटम था इंपैक्ट होने के बाद वो था m इंटू वी एफ। मास मेरा वेरी नहीं कर रहा था, तो हम केस नंबर 1 को लेके चलेंगे दोस्तों, ठीक है, ये था। अब चेंज इन मोमेंटम अगर आप देखोगे तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम करोगे डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। चेंज इन टाइम क्या है? इंपैक्ट टाइम।
इंपैक्ट टाइम अगर आपने देखा हो, इसमें इंपैक्ट टाइम बहुत कम होता है, बहुत ही कम इंपैक्ट टाइम है। तो इंपैक्ट टाइम भी इतना कम है, वेलोसिटी ज्यादा बढ़ाने से जो इंपैक्ट टाइम बनता है वो इतना कम बनता है कि आपका जो एफ नेट है वो बहुत ज्यादा लार्ज हो जाता है। नेट फोर्स जो है जो इस कार्डबोर्ड के ऊपर लगा वो बहुत ज्यादा लार्ज लगा, दैट्स वाई कार्डबोर्ड जो है वो टूट गया। ठीक है, तो इसलिए आप इस पॉइंट को समझिए। अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम अगला एक और एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं। अगले एक्सपेरिमेंट में हम इंपैक्ट टाइम को बढ़ाएंगे, जो हमारा इंपैक्ट टाइम है डेल्टा टी, चेंज इन टाइम। तो उससे क्या होगा, चेंज इन मोमेंटम तो चलो मान लीजिए हम वैक्यूम को अच्छा बनाएं और वेलोसिटी को हम ठीक ठाक रखें। अगर समहाउ हम इसको बढ़ा दें इंपैक्ट टाइम को कि काफी देर तक वो इंपैक्ट चले उसका, तो उस केस में आपका जो नेट फोर्स लगेगा वो कम लगेगा। अब इंपैक्ट टाइम कैसे बढ़ाओगे भाई, उसके लिए हम अगला एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं और उसको भी जरा देखिएगा। बट एक चीज ध्यान रखना, कई बार क्या करता हूं मैं, एफ नेट को चेंज इन मोमेंटम बोल देता हूं, वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चेंज इन मोमेंटम अलग चीज है, चेंज इन मोमेंटम है एफ नेट इनटू डेल्टा टी। ठीक है, वो एक अलग नाम लिखेंगे आगे उस चल के उसको, ठीक है, वो आगे पढ़ेंगे अभी हम। तो अभी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम आप ध्यान रखिएगा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है वो हमारा एफ नेट होता है। तो चलिए अब अगले एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं और उसमें जो इंपैक्ट टाइम है उसको हम इंक्रीज करते हैं। ठीक है, और देखते हैं कि भाई उससे क्या फर्क पड़ता है, क्या फोर्स हमारा कम होता है कि नहीं होता, और आपको उसका अफेक्ट कैसे देखने को मिलता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगले एक्सपेरिमेंट में मिलते हैं और उसके बाद जो है वापिस आपको मुलाकात करेंगे, बल्कि दो एक्सपेरिमेंट हम करेंगे। ठीक है, एक जिसमें इंपैक्ट टाइम जो है वो हमारा हम ज्यादा करेंगे और उसके बाद एक और एक्सपेरिमेंट है उसको भी हम बैक टू बैक कर रहे हैं और उसके बाद वापस स्क्रीन पे आते हैं और उसको फिर से थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए फिर एक्सपेरिमेंट सेटअप में मिलते हैं। तो चलिए दोस्तों अब उस एक्सपेरिमेंट के सेकंड पार्ट में आ गए हैं हम लोग और इस बार अगेन हम लोग इंपैक्ट कराएंगे, बट इस बार जो इंपैक्ट कराएंगे वो पर्दे पे कराएंगे। और आप देख सकते हो ये जो पर्दा है ये बेसिकली हमने कपड़े का ऐसा लगाया हुआ है। इस बार ऐसा क्या बदलाव आएगा, इस बार इंपैक्ट का जो टाइम है वो बढ़ जाएगा। इंपैक्ट टाइम बढ़ने से जो चेंज इन मोमेंटम है बिल्कुल वही वेलोसिटी होगी, ऑलमोस्ट मोमेंटम बहुत हाई होगा बॉल के पास, बट जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है वो कम होगा इस बार। क्यों? क्योंकि इंपैक्ट टाइम बढ़ जाएगा इससे। इंपैक्ट टाइम बढ़ने से रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है वो कम आएगा, उससे जो फोर्स लगेगा वो भी कम लगेगा और सेम इफेक्ट को अब आप नहीं देख पाओगे। ठीक है, जो फोर्स आएगा, फोर्स इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो वो अब आपका कम आएगा। ठीक है, तो चलिए जरा देखते हैं। उसके लिए अगेन सुनील जी मेरी हेल्प करेंगे इसमें एंड ऑन द काउंट ऑफ 3 सुनील जी आपको फिर से ऑन करना है और फिर से मैं इसको हिट करूंगा एंड इसको जो है हम फायर करेंगे। ठीक है, देखते हैं। इस बार मैंने जो पिंग पोंग बॉल ली है वो मैंने व्हाइट कलर की ली है। ठीक है, तो व्हाइट कलर की बॉल सो दैट दिखे, और ऑरेंज कलर की क्योंकि सेम ही कलर हो रहा था तो प्रॉब्लम ये थी कि हमने ऑरेंज को नहीं लिया, व्हाइट कलर की बॉल को इस बार लिया है। तो देखते हैं कि क्या ये सक्सेसफुल होता है कि नहीं होता हमारा। ठीक है, तो मुझे स्क्रू ड्राइवर जो है उसकी जरूरत पड़ेगी, तो सुनील जी एक बार मुझे स्क्रू ड्राइवर आप दे दीजिए एंड चलिए भाई शुरू करते हैं एंड ऑन द काउंट ऑफ 3 जरा स्टार्ट करना है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सो मैं भी रेडी हूं, आई होप सब लोग रेडी होंगे। 1 2 एंड 3। तो दोस्तों आपने देखा कि इस बार जो पर्दा है उस पर ज़्यादा अफेक्ट आपको नहीं हुआ और बॉल जो है जस्ट हिट की और आराम से दूसरी तरफ निकल गई। हालांकि पर्दा थोड़ा पीछे जरूर गया है, बट जो इंपैक्ट टाइम था वो इस बार इतना ज़्यादा था कि उससे आपको पर्दे पे ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ और ना ही होगा, बिकॉज उसका कारण है कि उसको इंपैक्ट के लिए ज़्यादा समय मिल गया। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको न्यूटन सेकंड लॉ की अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी बनी है। इसी के ऊपर एक और एक्सपेरिमेंट हम परफॉर्म करते हैं। तो चलिए दोस्तों इसके सेकंड पार्ट में चलते हैं। तो मेरे पास एक एग है और एग को मैं ड्रॉप करूंगा और देखते हैं कि एग जो है, ऑब्वियसली आप सब लोग जानते हो एग ब्रेक होगा, लेकिन उसके पीछे का कारण क्या है। जैसे ये इंपैक्ट होगा, इंपैक्ट के टाइम इसकी वेलोसिटी होगी, इसके पास अपना एक मोमेंटम होगा और इंपैक्ट के जस्ट बाद वेलोसिटी ऑलमोस्ट 0। इसका मतलब चेंज इन मोमेंटम आएगा और चेंज इन मोमेंटम आएगा तो फोर्स लगेगा इस एग के ऊपर और नीचे वाले बेंच के ऊपर भी फोर्स लगेगा। नीचे हमने एक सरफेस लगा रखा है सो दैट इसका जो लिक्विड निकलेगा वो थोड़ा बाहर ना फैले। तो चलिए जरा इसको परफॉर्म करते हैं एंड मैं इसको जरा ड्रॉप करता हूं और जो फोर्स लगेगा उससे ये ब्रेक होगा। इसका मतलब जब भी आप छलांग लगाते हो बिल्डिंग से, तो जब आपका पैर टूटता है या सर टूटता है या कमर टूटती है या हड्डी कोई भी टूटती है, उसका कारण क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। उससे आपके हड्डी के ऊपर फोर्स लगता है और नीचे जिस पे भी आप इंपैक्ट करते हो वहां पे भी फोर्स लगता है। तो चलिए जरा देखते हैं। आई होप आप सब लोग रेडी होंगे। 1
2 एंड 3। तो आपने देखा कि एग जो है वो ब्रेक हुआ। कारण सिंपल सा था, क्या? जैसे इंपैक्ट हुआ चेंज इन मोमेंटम आया, और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है? फोर्स। यही तो न्यूटन सेकंड लॉ है। आई होप आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग बनी होगी कि मोमेंटम का बदलाव यहां पे क्या कैसे हो रहा है। इंपैक्ट होने से जस्ट पहले वेलोसिटी अलग थी, मोमेंटम अलग था। इंपैक्ट होने के जस्ट बाद मोमेंटम जो है वो डिफरेंट है। तो चेंज इन मोमेंटम आ गया हमारे पास, और उसी से फोर्स लगा है। इसके ऊपर की तरफ फोर्स लगा है, और बेंच के ऊपर नीचे की तरफ फोर्स लगा है। तो ये था हमारा न्यूटन सेकंड लॉ। अब एक स्टेप और आगे फर्दर बढ़ेंगे। पहले जरा बोर्ड पे चलते हैं और वापस से उसी स्क्रीन से स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो दोस्तों आपने एक्सपेरिमेंट देखा, एंड इस एक्सपेरिमेंट में हमने एक तो पहला जो पार्ट था वो हमने इम्पैक्ट टाइम को इंक्रीज किया पर्दा लगा के, ठीक है। और उस पर्दे पे जब बॉल टकराई है तो उससे क्या हुआ है कि वो पर्दा भी पीछे की तरफ गया है। तो उससे क्या हुआ, जो इम्पैक्ट टाइम था वो बढ़ गया हमारा। तो उससे हमारा जो फोर्स, नेट फोर्स है वो थोड़ा सा कम हो गया, इसलिए पर्दे के आर पार बॉल नहीं गई, ठीक है। दूसरे केस में हमने एग को ड्रॉप किया, तो जब एग को ड्रॉप कर रहे थे, अगेन उसमें भी यही कर रहे थे हम लोग। उसमें हमारे पास चेंज इन मोमेंटम ज्यादा लार्ज नहीं था, बट चेंज इन मोमेंटम तो था ना, क्योंकि इंपैक्ट होने से जस्ट पहले वेलोसिटी अलग थी और इंपैक्ट होने के जस्ट बाद हमारी वेलोसिटी अलग थी। तो चेंज इन मोमेंटम तो आएगा भाई, और इंपैक्ट टाइम भी है, कुछ इंपैक्ट टाइम भी लगा होगा। मोमेंट को जो चेंज होने में जो समय लगा है मोमेंटम को, तो उस मोमेंटम को चेंज होने में कुछ समय भी लगा है। तो वो समय आप देखो कितना है। उससे आपके पास क्या आ गया, फोर्स आ गया। वो फोर्स टेबल पे भी लग रहा है और एग पे भी लग रहा है, दोनों पे ही लगता है ये फोर्स, ठीक है। आगे चल के आपको मैं बताऊंगा कि दोनों पे कैसे लगता है। तो दोनों चीजों पे फोर्स लगता है। जैसे कि वो बॉल, पिंग पोंग बॉल टकरा रही है, तो पिंग पोंग बॉल पे भी लग रहा है वही फोर्स, और वही फोर्स कार्डबोर्ड पे भी लग रहा है, सेम फोर्स कार्डबोर्ड पे भी लग रहा है। तो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर लगते हैं। तो इस तरह से जो फोर्स था वो हमारा एग के ऊपर लगा, और वो इतना फोर्स ज्यादा था कि उससे एग जो है वो ब्रेक हो गया, वो उसको हैंडल नहीं कर पाया, ठीक है। यही कारण है कि जब भी आप हाइट से छलांग लगाते हो तो आपके नीचे वाला जो सरफेस होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए जो आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है उसको कम कर सके, इंपैक्ट टाइम को बढ़ा सके। तो जितनी आप ज्यादा हाइट से छलांग लगाओगे, आपका जो इंपैक्ट टाइम है वो उतना ही ज्यादा होना चाहिए। तो इसीलिए हम नीचे वाले सरफेस को हम क्या बनाते हैं, फ्लेक्सिबल। जब आप ऊपर से छलांग लगाते हो तो नीचे फ्लेक्सिबल बनाया जाता है, सो दैट आपका इंपैक्ट टाइम ज्यादा हो सके और फोर्स जो है वो आप पे कम लगे, उससे आपकी हड्डियां वड्डियां नहीं टूटती हैं। लेकिन मान लीजिए आप बहुत ऊंची बिल्डिंग से छलांग लगाते हो और नीचे सिर्फ अर्थ का सरफेस है, तो उसमें इंपैक्ट टाइम बहुत कम रहेगा आपके पास। आपका जो मोमेंटम है वो बहुत जल्दी चेंज हो जाएगा, और उससे आपके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो बहुत ज्यादा लगेगा, ठीक है। और उससे आपको नुकसान होगा, आपकी बॉडी को नुकसान होगा, हड्डी टूट जाएगी। और इवन बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जिनमें अगर ये चेंज इन मोमेंटम बहुत ज्यादा लार्ज है, ठीक है, और इंपैक्ट टाइम बहुत कम है, तो उस केस में डेथ की पॉसिबिलिटी भी रहती है, ठीक है। तो इसलिए आप समझिए न्यूटन सेकंड लॉ को, एंड आई होप आपको न्यूटन सेकंड लॉ समझ आया। अब अगले एपिसोड में जब आपसे मुलाकात होगी तो इसके ऊपर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे सेम कंसेप्ट के ऊपर। ये केस 1 को देखेंगे भाई, जिसमें मास मेरा कांस्टेंट होगा और जो नेट फोर्स होगा वो मास इनटू एक्सेलरेशन होगा। अच्छा, आप इसी चीज को एक्सेलरेशन से भी समझ सकते थे, जो जितने भी हमने एक्सपेरिमेंट किए, क्योंकि अल्टीमेटली अगर आप ध्यान से देखें तो एक्सेलरेशन हमारी नॉन जीरो आ रही है। जैसे कि अगर कार्डबोर्ड वाला केस देखें तो कार्डबोर्ड वाले केस में पहले कुछ वेलोसिटी थी इंपैक्ट होने से पहले, और इंपैक्ट होने के जस्ट बाद हमारी वेलोसिटी डिफरेंट होगी। इसका मतलब वेलोसिटी में बदलाव हो रहा है। अगर वेलोसिटी में बदलाव हो रहा है तो इसका मतलब एक्सेलरेशन आएगी। तो मास इंटू एक्सेलरेशन क्या बन जाएगा, फोर्स बन जाएगा। तो यहां से भी आप देख सकते हो सेम चीज को, या फिर आप यहां से भी देख सकते हो, ठीक है। दोनों से इस सेम इफेक्ट को एक्सप्लेन कर सकते हो कि भाई वेलोसिटी मेरी बदल रही है, इसका मतलब एक्सेलरेशन आ रही है, और क्योंकि एक्सेलरेशन मेरी ज्यादा है तो आपका फोर्स जो है वो भी काफी ज्यादा होगा। एक्सेलरेशन ज्यादा क्यों है, क्योंकि एक्सेलरेशन जो होती है वो होती है dv/dt, और चेंज इन वेलोसिटी आप देखा, इंपैक्ट होने से पहले वेलोसिटी बहुत ज्यादा हाई थी, इंपैक्ट होने के जस्ट बाद वेलोसिटी बहुत कम है, और जो इंपैक्ट टाइम है, जो चेंज इन टाइम है वो तो बहुत ही कम है ना भाई। तो इस वजह से जो एक्सेलरेशन आएगी वो बहुत ज्यादा लार्ज आ जाएगी, और उससे जो फोर्स लगेगा वो बहुत ज्यादा लार्ज लगेगा, और वो इतना लार्ज होगा कि वो डैमेज कर सकता है चीजों को, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आया। कई बार मास कम होते हुए भी हम एक्सेलरेशन बहुत ज्यादा दे देते हैं, और एक्सेलरेशन ज्यादा होने की वजह से वो डेंजरस सिचुएशन आ जाती है। जैसे कि आपने पिंग पोंग बॉल के केस में आपने देखा, पिंग पोंग बॉल का मास बिल्कुल ही माइन्यूट सा होता है, बहुत ही कम होता है, लेकिन अगर आपने उसको हाई वेलोसिटी प्रोवाइड कर दी और जो इंपैक्ट टाइम है उसको कम से कम कर दिया, तो उस केस में जो फोर्स वो लगाएगी
जिस भी सरफेस से वो टकराएगी उससे जो उसके ऊपर फोर्स लगेगा, और ना सिर्फ सरफेस पे फोर्स लगेगा, उस पिंग पोंग बॉल के ऊपर भी फोर्स लगेगा उतना ही, तो वो बहुत डेंजरस फोर्स होगा और उससे चीजें डैमेज भी हो सकती हैं। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया ये कंसेप्ट, और अगले एपिसोड में मैं इसके ऊपर फर्दर डिस्कशन करूंगा न्यूटन सेकंड लॉ के ऊपर, और इसके जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं उनके थ्रू इनको समझने की कोशिश करते हैं और इसको अप्लाई करते हैं, चीज़ों को देखते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। थैंक यू।